अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 22 अगस्त 2024 है और आज की प्रेजेंटेशन एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से। एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से बनाने का मकसद ये था कि आज इसके फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए। तो मतलब अनाउंस कल हुए थे, लेकिन पब्लिकली आज इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में सर्कुलर सबमिट किया, तो मैंने सोचा उस पर बड़ी कोई प्रेजेंटेशन बनाऊं और लोगों को आगे करूँ। सबसे पहले तो अगर प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन में पिछली प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए बनाई है, तो मैं क्विकली स्किम करूंगा, फाइनेंशियल रिजल्ट पे जंप करूंगा डायरेक्टली। अच्छा, कंपनी मेरी प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट वही है। बैकग्राउंड होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी, करंट प्राइस होगा, मार्केट सिचुएशन होगा, टेक्निकल एनालिसिस होगा। चाहे एग्रो के बारे में बात करो, एग्रो बेसिकली खुद ओन बाय दाऊद हरकुलस है और इसकी इन्वेस्टमेंट, इसका बेसिकली काम है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मुख्तलिफ सब्सिडीज में इन्वेस्ट करती है और फिर उनकी सब्सिडी से डिविडेंड अर्न करती है। तो ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है। इसकी लाइबिलिटी ऐसा सच कोई नहीं है और इसके एसेट बड़े तगड़े हैं, सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा, इसका मैंने यहाँ पे चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यहाँ रखा है, जिसको आप देख सकते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ का है। हैंग्रो फर्टिलाइजर में, पॉलीमर में, फ्रेशलैंड कैंपिना में, एनर्जी में, तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में इसका हाथ है। अच्छा, ये रिसेंटली एग्रो पावर जेन और थर्मल पावर को ख़त्म करने वाली, मतलब बेचने का प्लान कर रही है और उसकी एग्रीमेंट प्रोसेस में। तो अब बेच देगी तो बड़ा ही सिग्निफिकेंट आएगा इसका इनफ्लो। अच्छा, इसके प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो इसके प्रोजेक्ट का मैंने काफ़ी टाइम पहले ही पहले जिक्र किया था। इसके प्रोजेक्ट इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि मुल्क के मसलों पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एंग्रो एनर्जी, एनर्जी का मसला है मुल्क में, इस पे काम कर रही है। फिर इसके बाद एलएनजी पे काम कर रहा है, दूध मिल्क प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, टावर्स वगैरह, सिग्नल्स वगैरह। पॉलीमर आपको पता है, फर्टिलाइजर का आपको पता है सेक्टर। फिर इसके अलावा ये मजीद इनकी कंपनी जो एक्सटेंड कर रही है अपना काम, वो माइनिंग में कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में कर रही है, सी ट्रांसफर जी पे काम कर रही है। तो विच इंडिकेट्स के कंपनी के बहुत सारी चीज़ों में हाथ है। तो काफ़ी एक अच्छा ऑपरेशन का, जब डाइवर्सिफाइड, जितना डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन हो ना कंपनी का, तो उतना सेफ होती है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस में ये पिछले साल का मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले साल से 2023 में क्या क्या परफॉर्म किया, जो आप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ एक्सलेंट परफॉर्म किया। तो मैं इस पर स्किम करूंगा इस वीडियो को। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, इसने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया वो तकरीबन 8 रुपये अनाउंस किया। और अच्छा, मैं याद दिलाऊं, उन्होंने Q1 में ऑलरेडी 11 रुपये दे चुकी थी। अभी 11 दे दिया, 8 मजीद अनाउंस कर दिया, तक 19 रुपये हो गया। इन्होंने जो कमाया ना ईपीएस, 26 रुपये ईपीएस कमाया और 19 रुपये इन्होंने डिविडेंड की शक्ल में दे दिया। आज 26 रुपये इनका अपना स्टैंड अलॉन ईपीएस है, विच इज़ फाइन। और 26 रुपये में से इन्होंने अपना 26 रुपये में से दे दिया। अच्छा, हम देखें ना तो जो इसमें इजाफा हुआ जिन नंबर्स में, सबसे पहले डिविडेंड देख लें। डिविडेंड में बहुत जो इजाफा हुआ है, ऑब्वियसली फर्टिलाइजर ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया था। रॉयल्टी इनकम तो कम ओ बेश इतनी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। इसके अलावा अदर इनकम थोड़ी कम हुई है, जो मैं समझता हूँ और बढ़नी चाहिए थी। बाकी टैक्सेशन वगैरह बाकी सब सब चीज़ें इन लाइन है। जो मेजर बड़ा है, डिविडेंड इनकम बढ़ी है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और इसका डिविडेंड ट्रांसलेट होके ईपीएस में 26 रुपये बना है। और इस 26 रुपये में से इन्होंने अब तक 18 रुपये दे चुके। हो सकता है ईयर एंड पे और भी डिविडेंड दे। लास्ट ईयर इसने काफ़ी तगड़ा डिविडेंड दिया था, तो इस वजह से इसकी प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, करंटली 333 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, यहाँ आज 8 रुपये डिविडेंड अनाउंस के बावजूद भी इसकी प्राइस में बढ़ावट नहीं आई। अच्छा, उसकी प्राइस में बढ़ावट ना आने की वजह ये थी कि मार्केट देखें आप, डल है, वॉल्यूम मार्केट में है नहीं, लो बड़ा हाइप है। जो जिस जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम है बड़े छोटे, वो पैनी स्टॉक्स हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में फिलहाल कॉन्फिडेंस कम हो गया है। किस वजह से, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस कम है, लॉन्ग टर्म बायर्स कम है। आई स्टिल थिंक कि 8 रुपये का डिविडेंड अनाउंस, इसको बढ़ना चाहिए था। अभी फिलहाल मार्केट ने इसके प्राइस को रिएक्ट नहीं किया, हो सकता है आज नहीं तो कल रिएक्ट करे। और अभी मार्केट भी ओवरबॉट पोजीशन पे, लोग वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करके गेन बुक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस पर हमें टारगेट रखना चाहिए। दिस इज स्टिल गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस का, इसकी अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट अभी तक लिया ही नहीं मार्केट में। अच्छा, इसकी प्राइस पिछले पिछले साल से इस साल ना 236 से लेकर 333 पे पहुंची। और इसकी एक वजह ये, जब बायबैक जब किया तो टेक्निकली कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता है, कंपनी के शेयर्स कम होते हैं तो ईपीएस बढ़ता है। प्रॉफिट तो वही रहता है ना, तो इस वजह से ईपीएस बढ़ा और इसकी वजह से इसका वैल्यू भी बड़ी कंपनी की। और प्लस इसके सिग्निफिकेंट डिविडेंड इसने दिए थे लास्ट ईयर, तो इसकी वजह से प्राइस काफ़ी अच्छी ऊपर चले गई। इसके अलावा जो इसके डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन है ना, मतलब उन उन जगहों पे काम कर रही है जो मुल्क का मसला है। हमेशा कोई भी कंपनी ऐसी जगह पर काम करे जिधर मुल्क का मसला हो,
और उस मसले को सॉल्व करने के लिए काम कर रही है, वो 100% वो कंपनी चलेगी ही चलेगी, क्योंकि वो सोल्यूशन लेके आ रही है ना। तो इस तरह के इसके बिजनेस पे काम करिए कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो मैं समझता हूँ वो पॉजिटिव है। आई थिंक स्टिल इन माई व्यू वेरी गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म, और उसको अपने पास पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत रखना चाहिए। एक और चीज़, लास्ट ईयर आई थिंक अर्लियर दिस ईयर काफ़ी सारे एनालिस्ट वगैरह ने टारगेट दिया था, आप जाके देख सकते हैं, मैंने पिछली उससे निकाली इसलिए स्नैप, जिसमें इसमें एनालिस्ट ने बोला था कि ये 490 तक जा सकता है शेयर, और 430 के बीच में से, 430 से 490 के बीच में होना चाहिए शेयर। अभी अभी फिलहाल उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 430 और 490 तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन 400 तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं है, जिस तरह इसकी परफॉर्मेंस है। बाकी आखिरी में वो हायर लेवल व्यू बताऊं कि मैं मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैनेजमेंट ग्रेड अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है। इनको पता चला कि इनके थर्मल पोर्टफोलियो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि इसको सेल कर दे, ईपी एंग्रो पॉलीमर कादेपुर से रिलेटेड, और एक और पोर्टफोलियो थर्मल पोर्टफोलियो। तो जिसको अगर सेल करे तो 10 बिलियन से ऊपर की इसके कैश फ्लोज आएंगे, मतलब सेल प्रोसीड आएगी। तो वो बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए, इनके कैश के हिसाब से और डिविडेंड के हिसाब से भी। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कंपनी स्टेबल कंपनी है, अच्छी कंपनी। अगर आप देखें ना, ये वैल्यू वाइज तो वही रहती है लॉन्ग टर्म में, 250 से अगर देखें, 250 से काफ़ी टाइम तक 250 पे रही, अभी 333 पे आई है क्योंकि इन्होंने बायबैक किया। लेकिन मैं समझता हूँ अगर लॉन्ग टर्म में कांस्टेंट डिविडेंड और वैल्यू वाइज कांस्टेंट चाहिए तो ये होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, मतलब कोई बाहर रहता है अपने पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की प्राइस में ज़्यादा फायदा फर्क नहीं पड़ता। तो जब प्राइस में फर्क नहीं पड़ा और उसके एफेक्ट्स पे नुकसान होता रहेगा, क्योंकि पी क्या डिवैल्यू होता रहता है, मैं समझता हूँ इस फॉरेन इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं, लेकिन लोकल इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, फॉर कांस्टेंट डिविडेंड एंड कांस्टेंट प्राइस। दैट्स इट, यही मेरी वीडियो का मैसेज था आज का। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और कोई और सजेशन तो मुझे बताना, इंशाल्लाह इसको ही कवर करूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।